आज अपन पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रकाश का अपवर्तन। अपन ने जो परावर्तन था वो अपना क्या हो चुका है? कंप्लीट। क्या हो चुका है? कंप्लीट। और अपन आज पढ़ने वाले प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है सबसे पहले तो, ठीक है। जैसे मानो बेटा ये मैंने माध्यम लिया, क्या? वायु। माध्यम पृष्ठ है अपने पास, ये माध्यम पृष्ठ। ठीक है, माध्यम पृष्ठ को क्या मान रहे हैं अपन बेटा? सरल। वायु लिया था ना अपन ने, या कुछ लिखा था यहाँ पे? बस इतना सा लिखा था, सरल ओब्लिक विरल। इधर देखो बेटा, वीडियो शुरू हो गया क्या? लो इधर देखो, इसके बाद में माध्यम 2 लिया था अपन ने। ठीक है, ये क्या था? सघन। क्या था? सघन। माध्यम पृष्ठ में इधर और कुछ लिखवाया था कि माध्यम पृष्ठ अपन नहीं लिखवाया था? नहीं। तो माध्यम पृष्ठ तो था अपने पास बेटा वायु। क्या है? वायु। माध्यम पृष्ठ किसको मान रहे हैं अपन? वायु वाला जो पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद में माध्यम 2 है, वो है कौन सा माध्यम है अपने पास बेटा? जल। कौन सा है? जल। ठीक है, अब बात आती है जब प्रकाश की किरण को अपन वायु से कहां पर भेज रहे हैं बेटा? माध्यम 2 के अंदर। ठीक है, तो ये तो कौन सा माध्यम है? सरल माध्यम। और ये कौन सा माध्यम है? कठिन बोल सकते हैं एक तरह से, सघन। लेकिन बोल तो सकते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में अपन को क्या लिखना है बेटा? सघन ही लिखना है। ठीक है, तो ये प्रवेश करती है, तो इसको जो प्रकाश की किरण प्रवेश करती है उसको हमेशा क्या करना है बेटा? अपन को तिरछा। क्या करना है? तिरछा ही बनाना है। ठीक है, तो तिरछा बनाने के बाद यहां पर जाने के बाद जिसको बोलते हैं अपन बेटा पृथककारी बिंदु। क्या बोलते हैं? पृथककारी बिंदु। ठीक है, पृथककारी बिंदु। अब इस पृथककारी बिंदु पर पहुंचने के बाद ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। जो माध्यम कौन सा है बेटा? सघन। कैसा है? सघन। अब सघन में जैसे ही प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। किसकी तरफ झुक जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा, जब ये सरल या विरल माध्यम से प्रवेश कर रही थी तो इसमें तो प्रकाश की चाल क्या थी? इसकी अधिक। क्या थी? अधिक। लेकिन जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करी तो इसकी चाल यानी गति थी, उसमें क्या हुआ? परिवर्तन यानी कमी आई। क्या आई? कमी। तो कमी आने की वजह से किसकी तरफ झुक गई बेटा? अभिलंब की ओर। ठीक है, तो अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, दूसरी चीज, अब इस किरण को तो क्या बोल रहे थे अपन? आपतित किरण। क्या बोल रहे थे? आपतित किरण। अब ये पृथककारी बिंदु से जैसे ही इसमें क्या हुआ, एक शब्द बोलते हैं बेटा, जैसे ये अपन नॉर्मल भाषा में तो बोलते हैं कि अगर ये प्रकाश किरण यहां जाने के बाद जाना तो इसको ये जो देश से बना रखा है मैंने, इस रास्ते से जाना चाहिए था ना, सीधा का सीधा। लेकिन ये क्या हो जाती है? इस रास्ते से भटक जाती है। क्या हो जाती है? भटक जाती है। तो उस रास्ते से भटकने को साइंस में बोलते हैं विचलन। क्या बोलते हैं बेटा? विचलन। ठीक है, तो अपन बोले थे जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, कर रही है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो क्या करती है? उसका जो पृथक तल होता है, क्या होता है? पृथक तल, जो दोनों माध्यमों को क्या करता है? अलग करता है। क्या करता है? अलग। तो पृथक तल से वो क्या हो जाती है बेटा? थोड़ा सा विचलित। क्या हो जाती है? थोड़ा सा विचलित हो जाती है। तो इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आया समझ में? कौन सी हेडिंग डाले थे पहले बताओ मेरे को? 10वीं हेडिंग थी लाल पेन से ना। अपवर्तन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद में इस किरण को तो क्या बोल रहे थे बेटा पर? आपतित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? आपतन कोण। आपतन कोण किससे दर्शाते हैं बेटा? इसको आयुष से। तो ये क्या हो गया अपने पास? आपतन कोण। और जैसे ही ये पृथककारी बिंदु पर ये विचलन हुआ इसका, तो एक तरह से ये जो किरण थी बेटा इसको क्या बोले थे अपन? परावर्तित। नहीं बेटा, परावर्तित परावर्तन में होगा, इसमें क्या हुआ है? अपवर्तन। तो क्या बोलेंगे इसको? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है बेटा,
उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन। किससे दर्शाए थे बेटा? आर से। तो ये क्या हो गया अपने पास? अपवर्तन कोण। ठीक है, यहां तक समझ में आया? परिभाषा समझ में आ गई तुम्हारे को? ठीक है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पृथक तल से थोड़ा सा क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को परेशानी है क्या? नहीं है। अब इधर देखो बेटा, अब ये जल है बेटा, क्या है? जल। अब ये जल की जगह जैसे मानो मैं ले रहा हूं कांच की एक सिल्ली, कांच की एक सिल्ली। उस की सिल्ली को, कांच की सिल्ली इस प्रकार से जैसे मानो ये, ठीक है, इस प्रकार से बेटा। ठीक है, ये कांच की सिल्ली ली। अब कांच की सिल्ली ली, यहां से उसी प्रकार से प्रकाश डाला, डालने के बाद जैसे कांच में प्रवेश करेगी है तो वही अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि सघन माध्यम है, अभिलंब की ओर झुकेगी। फिर यहां आने के बाद बाहर तो निकलेगी ना दूसरे सिरे से, तो बेटा अब यहां पर भी अपन क्या करेंगे? इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाकर अभिलंब तैयार कर लेंगे। ये अभिलंब बना लिया अपन ने, यहाँ पे भी, उधर भी अभिलंब बना लिए थे ना इस प्रकार से, जहां आई 90 डिग्री का कोण पे। ठीक है, अभिलंब बना लिए थे। तो यहां पहुंचने के बाद भी अपन दूसरा क्या तैयार कर लेंगे बेटा? अभिलंब। कर लिया? अब करने के बाद इधर देखो बेटा, जैसे ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण क्या करेगी बेटा? अब अभिलंब से क्या करेगी? ये जो प्रकाश किरण यहां से गुजरनी चाहिए थे ना, अब यहां से गुजरने की बजाय ये क्या करेगी बेटा? थोड़ा सा आगे से गुजरेगी। ऐसा क्यों? इधर देखो बेटा, ऐसा इधर देखो, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी तो अभिलंब से क्या, अभिलंब की तरफ क्या हो रही थी बेटा? झुक रही थी। क्या हो रही थी? झुक रही थी। क्यों? क्योंकि इसकी जो चाल में क्या हो रहा था? परिवर्तन, यानी कमी आ रही थी ना। लेकिन अब जैसे ही विरल माध्यम से सरल माध्यम में वापस सरल माध्यम है, ये कौन सा माध्यम आ गया? वायु माध्यम आ गया ना। तो वायु माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब से क्या करेगी बेटा? दूर हटेगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रकाश की जो चाल है वह वापस क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर प्रकाश की चाल बढ़ती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, और प्रकाश की चाल अगर घटती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आया समझ में? ठीक है, अब इधर देखो और समझ लो एक बात। अब इसको तो अपवर्तित किरण बोल रहे थे ना बेटा, अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन निर्गत किरण। क्या बोलेंगे? निर्गत किरण। निर्गत किरण। अब यहां तक समझ में आए? ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जरा डायग्राम दो, ठीक है। और ये डायग्राम अपन ने कल बना भी लिया था बेटा, जल वाला बनाया था, और ये जो कांच वाला है ना, ये तो अभी बनवाऊंगा आगे मैं वापस मिटा के। ठीक है ना, बस समझाया और समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? अब इसके अपवर्तन के कुछ उदाहरण देखेंगे अपन। क्या देखेंगे बेटा? उदाहरण जिसमें अपवर्तन की घटनाएं होती है। जैसे इधर देखो बेटा, जैसे कोई पानी का एक बर्तन में पानी है, जैसे बाल्टी के अंदर पानी है अपने पास, क्या है? पानी। अब उसके अंदर अपन क्या डाल देते हैं? सिक्का। क्या डालते हैं? सिक्का। तो सिक्का क्या होता है बेटा? अपन को ऐसे दिखाई देता है कि उसका जो तली है ना, वही एक तरह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दिखाई देता है ना ऊपर। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इस वजह से होता है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। तो मतलब कहने का मतलब, जो पानी का जो तल है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देना है किसकी घटना है अपने पास? प्रकाश के अपवर्तन। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा अपने पास, जैसे पानी के अंदर अपन क्या करते हैं? पेंसिल या कोई लकड़ी डालते हैं, तो वो ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देती है, जैसे टूट रखी है, दिखाई देती है ना। तो वो भी कौन सी किसके कारण दिखाई देती है बेटा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ए नंबर की हेडिंग डालो। कौन से पेन से डालोगे? ग्रीन पेन से। और ये जो प्रकाश के अपवर्तन है ना, प्रकाश के अपवर्तन की जो तुम्हारे पास परिभाषा लिखवाई है मैंने, उसका तुम कमेंट में ये परिभाषा लिख के डाल देना, ये परिभाषा। ठीक है ना, जो देख रहे हो। हाँ बेटा, ए पॉइंट डालो अपने पास। क्या डालोगे? अपवर्तन के कुछ उदाहरण। अपवर्तन के कुछ उदाहरण। अपवर्तन के कुछ
उदाहरण। अब इसमें फर्स्ट उदाहरण लिखना है बेटा, इसका नीले पेन से लिखना है ना। चलो लिखो फर्स्ट। पानी से भरे हुए किसी टैंक या तालाब, पानी से भरे हुए किसी टैंक या तालाब या पोखर की तली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जैसे कोई टैंकी हो गया, पानी का भरा हुआ है, अब बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि तो कुछ भी गहरा नहीं है ना, लेकिन वो बहुत गहरा होता है जब उसमें अपन क्या करते हैं, छलांग मार के देखते हैं। ठीक है ना। सेकंड उदाहरण लिखो बेटा। जल से भरे हुए पात्र, हाँ बेटा, पोखर वही तालाब जिसमें पानी भरे होते हैं ना, वही पोखर होते हैं, छोटे छोटे ना। हाँ, सेकंड उदाहरण लिखो बेटा। जल से भरे हुए पात्र में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तीसरा लिखो बेटा। जल में आंशिक डूबी हुई पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना। चौथा उदाहरण लिखो बेटा। रात्रि में तारों का टिमटिमाना। बेटा एक चीज ये कर लो, ये उदाहरण है ना, ऑब्लिक लगा के यहाँ पे घटनाएं भी लिख लो। अपवर्तन की कुछ घटनाएं भी हो सकता है ना। अब ये जितने भी उदाहरण लिखवाए ना बेटा, तो ये सभी के सभी किसकी वजह से हो रहे हैं? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ठीक है ना, आया समझ में? तो नीचे नोट डाल के लिख लो, ये सभी घटनाएं, यह सभी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। यह सभी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है। इसके बाद में अब बी पॉइंट डालो बेटा। बी पॉइंट डालना है कौन से पेन से? ग्रेन पेन से। इसमें लिखो अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण है।
इधर देखो बेटा, अपवर्तन का मुख्य कारण यही है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जब प्रवेश करती है तो उसके वेग में क्या होता है बेटा, परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। वेग यानी बोले तो चाल, उसकी चाल में क्या होता है, परिवर्तन। तो उस चाल में परिवर्तन होने का कारण ही अपन को क्या होता है, प्रकाश की घटना का कारण है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना का कारण है। ठीक है, लिखो बेटा इसमें, लिखो अपवर्तन का मुख्य कारण, अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश के दौरान, दूसरे माध्यम में प्रवेश के दौरान इसके वेग में परिवर्तन होना है, इसके वेग में परिवर्तन होना है। आगे समझ में कारण बेटा। ठीक है, इसके बाद में तीसरा पॉइंट बेटा, हाँ सी, ग्रीन पेन से डाल लो। प्रकाश का वायु, प्रकाश का वायु ऑब्लिक निर्वात में वेग किससे दर्शाया है बेटा, वेग को सी से। ठीक है, तो इसका जो वेग होता है वो होता है बेटा 3 × 10⁸ है ना, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सामने एरो लगा के लिख लो टाइम, इसी से, हाँ इसी से, नहीं अलग पेन से लिखो ना, ये तो हेडिंग हो गई। वेग तो जानते होंगे ना बेटा, क्या किसे कहते हैं, ये बताऊं, बताऊं, इधर देखो बेटा, बता रहा हूं। देखो, जैसे मानो ये है अपनी स्कूल, क्या है, स्कूल। ये है तुम्हारा घर, क्या है, घर। ठीक है, ये दो चीजें हैं बेटा। अब ये दो घर है और ये स्कूल है, तो एक रास्ता तो जैसे मानो ये डायरेक्ट ही आ रहा है स्कूल के लिए, ठीक है, और एक रास्ता आ रहा है इधर से घूम के, ठीक है, और एक रास्ता आ रहा है इधर से घूम के। ठीक है, 3 रास्ते हैं स्कूल जाने के लिए। ठीक है, अब ये घर से स्कूल जाने का, घर से स्कूल जाने का जो सबसे कम न्यूनतम वाली दूरी है ना बेटा, उसको तो बोलते हैं अपन विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। यानी दो बिंदुओं के मध्य की सबसे अल्पतम दूरी को तो क्या बोल रहे हैं बेटा, अपन विस्थापन। ठीक है, और इस विस्थापन को पूरा करने में, दूरी हो गई ना एक तरह से, विस्थापन तो दूरी हो गई, अल्पतम दूरी हो गई ना दोनों बिंदुओं के मध्य की, तो इस विस्थापन को पूरा करने में लगा समय, लगा समय क्या कहलाता है बेटा, वेग। तो समय लग रहा है तो उसको चाल बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, तो कहने का मतलब विस्थापन तो इन दोनों के मध्य की अल्पतम दूरी को बोल रहे हैं, और यहां से यहां जाने में जो समय लगा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, वेग। क्या बोल रहे हैं, वेग। तो अब इधर देखो, यहाँ पे प्रकाश की वेग जो था यानी समय था, वो क्या था, मतलब एक तरह स्पीड से चल रहा था, कम ले रहा था समय, लेकिन यहाँ पे सघन माध्यम आ गया, तो सघन माध्यम आया तो इसके वेग में क्या हुआ, परिवर्तन, यानी वेग में क्या आई, कमी। क्या आई, कमी। अब वेग में कमी आने की वजह से किसकी तरफ झुक गया, अभिलंब की ओर। ठीक है, और यहाँ पर फिर वापस क्या होगा, वेग में वृद्धि होगी, और ये क्या करना शुरू कर देगा, अभिलंब से दूर हटकर गति करना स्टार्ट कर देगा। आगे समझ में अब। ठीक है, अब इसके बाद में ये याद रखना है बेटा कि जो प्रकाश या वायु होता है ना, वायु बोले या फिर निर्वात बोले, या वायु बोले या फिर निर्वात बोले, दोनों में से कुछ भी शब्द आ जाए, तो वहां पर प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना होता है, वो होता है बेटा, वेग को दर्शाते हैं अपन सी से। किससे दर्शाते हैं, सी से। तो होता है 3 × 10⁸ मीटर, मतलब पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर लगभग कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश क्या करता है, इसकी गति से क्या करता है, दूरी तय करता है। ठीक है ना, अब ये सूर्य सोचो कितनी दूरी पर होगा अपने से,
है ना। लेकिन इसके प्रकाश को आने में 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर ये इतनी दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना। तो लगभग लगभग अपन को ये जो प्रकाश है अपने पास वो लगभग 8 मिनट का समय लेता है। कितने मिनट का समय लेता है? 8 मिनट। 8 मिनट में इतनी दूरी से अपने पास क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। अगर इसका वेग क्या होता? कम होता, क्या होता? कम, तो ये धीरे धीरे आता और शाम को आते आते वापस रात हो जाती, ठीक है ना। आया समझ में बेटा? इसके बाद में लिख लिया ना, अब डी पॉइंट डालो। डी तो डलेगा ना बेटा, सी हो गया ना। अब डी पॉइंट डाल के, है ना, और जो लिखवा रहा हूं ना वो नीले पेन से लिखना है डायरेक्ट। हाँ लिखो डायरेक्ट। जब प्रकाश किरण, हाँ इसके सामने बस डी पॉइंट में, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो, प्रवेश करती है तो इसके वेग में कमी के कारण, इसके वेग में कमी के कारण, इसके वेग में कमी के कारण यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। आगे समझ में बेटा पॉइंट है ना। इसके बाद में आप कौन सा पॉइंट डालोगे? ई। ई पॉइंट डाल लो, उसमें भी डायरेक्ट ही लिखना है नीले पेन से। लिखो बेटा, जब प्रकाश किरण, ई पॉइंट डाल के डायरेक्ट लिखो इस प्रकार से। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके वेग में वृद्धि के कारण, प्रवेश करती है तो इसके वेग में वृद्धि के कारण यह अभिलंब से दूर हट जाती है, यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब कौन सी हेडिंग डालोगे? ग्रीन पेन से एफ डालोगे ना, एफ डालो। अपवर्तन के लिए शर्त, अपवर्तन के लिए शर्त, अपवर्तन के लिए शर्त। इधर देखो बेटा, अपवर्तन के लिए शर्त, अपवर्तन के लिए ये शर्त है अपने पास क्या? इधर देखो बेटा, जो आपतित प्रकाश किरण है ना, आपतित प्रकाश किरण वो अभिलंब के ऊपर से कभी नहीं आनी चाहिए। जैसे अभिलंब आ रहा है ना, अभी बताया था ना मैंने तुम्हारे को, तो इस प्रकार से एकदम सीधी कभी नहीं आनी चाहिए, ये इसकी शर्त है, ठीक है। तो लिखो बेटा, लिखो अपवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है, अपवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है अपवर्तन के लिए शर्त यह है कि आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण अभिलंब पर न हो, अभिलंब पर ना हो।
ठीक है। अब इसके बाद में लाल पेन से कौन से नंबर की हेडिंग डालोगे? 11। तो 11 नंबर की नहीं डालनी, उससे पहले एफ के बाद में क्या आता है? जी। तो जी नंबर की हेडिंग डालनी है। जी नंबर की हेडिंग डालो बेटा। कांच के आयताकार, कांच के आयताकार स्लेब, ब्रैकेट में लिख लो बेटा, झिल्ली से अपवर्तन, से अपवर्तन अब ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रखा है बेटा कई बार, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रखा है बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम भी है। ठीक है, तो इसको क्या लगाना है अपन को? इंपॉर्टेंट भी लगाना है। ठीक है बेटा, अब ये अपना डायग्राम अपन ने बना लिया। ठीक है, और अभी जो उस पहले वाला जो डायग्राम था उसमें तुम्हारे को समझाया भी था थोड़ा बहुत। ठीक है, और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, यहाँ पर ये P और Q, A B C और ये D, A B C और D, ये तो क्या है अपने पास बेटा? कांच की स्लैब, कांच की सल्ली है ना, एक कांच की स्लैब, क्या बोलना है बेटा? स्लैब या फिर झिल्ली। आया समझ में? दूसरी चीज बेटा इधर देखो, P और Q, ये क्या है अपने पास? आपतित किरण। इसके बाद में Q और R क्या है अपने पास? बताओ क्या है? Q और R क्या है? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और RS क्या है बेटा? हाँ, RS निर्गत किरण है बेटा। क्या है? निर्गत किरण। और ये N डैश व M डैश क्या है बेटा अपने पास? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। और ये कोण PQN, इनके मध्य जो कोण बन रहा है कौन सा कोण है? आपतन कोण। और ये कौन सा है बेटा? N डैश Q और R, अपवर्तन कोण। क्या है? अपवर्तन कोण। आ गया ना समझ में? तो ये डायग्राम अच्छे से याद रखना है बेटा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लिख लो इधर साइड में, ये जो मैंने लिखा है। उतार लिया बेटा। अब 11 नंबर की हेडिंग डालो लाल पेन से, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। परावर्तन के नियम पढ़ा था ना बेटा अपन ने, उसी प्रकार से अपन अपवर्तन के नियम भी अपन पढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसमें से लिख लिया क्या? हेडिंग डाल ली? कौन सी पेन से डालो? रेड पेन से डालो। अपवर्तन के नियम। अब इसमें भी फर्स्ट डालनी है बेटा, कौन से पेन से? ग्रीन पेन से। क्या डालोगे? अपवर्तन का प्रथम नियम। अपवर्तन का प्रथम नियम।
इधर देखो बेटा, प्रथम नियम अपवर्तन का, आपतित किरण अपवर्तन का प्रथम नियम अपने पास ये कहता है कि आपतित किरण है ना, और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, अपवर्तन का प्रथम नियम। आया समझ में? लिखो बेटा इसमें, लिखो आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर होते हैं। एक ही तल में एक बिंदु पर होते हैं, यह अपवर्तन का प्रथम नियम है। यह अपवर्तन का प्रथम नियम है। ये मिटा दो बेटा। अब अपवर्तन सेकंड बी नंबर की हेडिंग डालो, अपवर्तन का द्वितीय नियम। अपवर्तन का द्वितीय नियम, अपवर्तन का द्वितीय नियम ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम इसको इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ये जो अपवर्तन का द्वितीय नियम है वो एक स्नेल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही नियम बताया था, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। डाल ली बेटा हेडिंग। इधर देखो बेटा, आपतन, इधर देखो, जो आपतन कोण होता है ना बेटा, क्या होता है आपतन कोण। तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या को इसने किससे दर्शा रखा है बेटा, साइन। अब वो जो बन रहा था उसको किससे दर्शाते हैं अपन को, आई से, आई से दर्शाते हैं ना, ठीक है। तो साइन आई, ये साइन का मतलब क्या होता है बेटा, ज्या, क्या हो रहा है, ज्या, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या है ना, ये साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अब साइन से दर्शाएंगे बेटा इसको, ज्या को तो किससे दर्शाना है अपन को, किससे दर्शाना है, साइन से। तो जो बेटा अपवर्तन कोण था उसको किससे दर्शाते थे अपन, आर से, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है बेटा, ठीक है। यहां पर अपन क्या रखेंगे, यहां पर क्या रखेंगे, इसका जो मान है वो रख देंगे और यहां पर इसका मान रख देंगे, और जो मान रखने पर जो अपने पास प्राप्त होगी वैल्यू, जो अपने पास प्राप्त वैल्यू होगी उसको बोलते हैं बेटा अपन स्थिरांक। क्या बोलते हैं बेटा, स्थिरांक, ठीक है। हाँ, ये भी लंबे बेटा, एक तरह से कोण को बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, कोण को। लेकिन ये ज्या के लिए कौन सा शब्द यूज में लिए गए हैं यहाँ पर, साइन। और वो जो तुमने वो प्रश्नावली पढ़ी थी ना, त्रिकोणमिति है ना, पढ़ी थी ना, वो यहाँ पे थोड़ा लागू मत करना, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है बेटा यहाँ पे कि साइन का मतलब क्या होता है, ज्या, ठीक है। अब यह कहना समझ में, अगर इन दोनों का क्या निकाले अपन, मान निकाले, तो एक जो मान प्राप्त होगा उसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, स्थिरांक। क्या बोलते हैं, स्थिरांक, ठीक है। अब इस स्थिरांक को अपन क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक।
ठीक है बेटा, इधर देखो अपवर्तनांक कैसे बोलेंगे। देखो माध्यम एक में था ना, कौन सा अपने पास, आपतन कोण। ठीक है, अब माध्यम एक में आपतन कोण था, तो वहां पर प्रकाश की चाल, के अकॉर्डिंग तो अपने पास कोण बनेगा ना भाई, किस प्रकार से चाल है, कितना कोण बनाना है। ठीक है, और माध्यम दो में जैसे प्रवेश करेगा, तो वहां पर प्रकाश की चाल, जैसे मानो प्रकाश की चाल घटेगी, तो अभिलंब के रुझु झुकेगा ना, तो उन दोनों के मध्य प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा बेटा, क्या होगा, अनुपात। यानी माध्यम एक में प्रकाश की चाल और माध्यम दो में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, ये अनुपात तो निकाल रहे हैं अपन, ये स्थिरांक जो अनुपात होता है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। अब स्नेल का जो नियम है, प्रथम नियम है, उसे अपन क्या बोल रहे हैं, किसी प्रकार से परिभाषित करते हैं। इधर देखो, आपतन कोण की ज्या, किसकी, आपतन कोण की ज्या, ब्रैकेट में लिख लेंगे फिर क्या, साइन आई। ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ब्रैकेट में लिख लेंगे साइन आर, का अनुपात एक स्थिरांक के रूप में प्राप्त होता है। प्राप्त हो रहा है, जो मान प्राप्त होगा किसके रूप में प्राप्त होगा, एक स्थिरांक के रूप में प्राप्त होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्नेल का द्वितीय नियम, स्नेल का नियम या फिर अपवर्तन का द्वितीय नियम। आगे समझ में। अब लिखो बेटा, इधर देखो एक चीज और समझ लो, जो अपवर्तनांक होता है, ये स्थिरांक प्राप्त हो रहा है, इस स्थिरांक को अपवर्तनांक बोल रहे हैं ना। माध्यम एक में माध्यम दो में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, अपवर्तनांक। तो जो अपवर्तनांक होता है ना बेटा, उसको अपन n से भी दर्शा लेते हैं और म्यू से भी दर्शा लेते हैं। किससे दर्शा लेते हैं, म्यू। इसको क्या बोलते हैं बेटा, म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू। ठीक है, लेकिन अपन तो किससे दर्शाएंगे, n से। किससे दर्शाएंगे, n से। तो इसने ये डाल लिया नहीं, अब डालने के बाद परिभाषा लिखो बेटा इसकी, लिखो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, ब्रैकेट में लिखोगे साइन आर, का अनुपात क्या होता है, एक स्थिरांक होता है, का अनुपात एक स्थिरांक होता है, इसे अपवर्तन का द्वितीय नियम, इसे अपवर्तन का द्वितीय नियम या स्नेल का नियम कहते हैं, या स्नेल का नियम कहते हैं, या स्नेल का नियम कहते हैं। आगे ना बेटा समझे। अब इधर देखो बेटा, यहाँ पे ये अपवर्तनांक है ना, इसको तो लिखना नहीं है तुम्हारे को, है ना। और ये ज्या को नहीं लिखना, ऊपर लिखना चाहो तो लिख लेना साइन आई का मतलब, साइन जो दर्शा रहे हो किसकी वजह से दर्शा रहे हो बेटा, ज्या की वजह से। ठीक है, अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये लिख लो इसके नीचे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक। उतार लिए बेटा। अब डालनी है तुम्हारे को अपवर्तन के दोनों नियम, समझ में आ गए ना। इसके बाद में अब डालना है बेटा 12 नंबर की डी, कौन से पेन से, लाल पेन से। अब डालो बेटा अपवर्तनांक, ब्रैकेट में कुछ लिखना है ना,
अपवर्तनांक ब्रैकेट में लिखना है बेटा n या कभी कभी म्यू, ये ब्रैकेट में लिख लेना म्यू। इधर देखो बेटा, इधर देख लो अपवर्तनांक अभी समझाया था बेटा तुम्हारे को, समझाया था ना। अब वो साइन आई और साइन आर, वो जो साइन आई और साइन आर का जो मान चेंज हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था? प्रकाश की चाल की वजह से। जो चाल थी प्रकाश की उसकी वजह से क्या हो रहा था? उसमें चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, तो इधर देखो बेटा, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि माध्यम अपने पास दो ही थे ना, तो दो माध्यमों की जो प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, दो माध्यम है, एक तो वायु थी, एक क्या थी अपने पास? कांच। तो उन दोनों के अंदर जो प्रकाश की चाल थी बेटा, उनका जो अनुपात है, क्या है? अनुपात, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक। ठीक है, तो दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है बेटा, उसको अपन क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक। ठीक है, इसे अपन n से दर्शाते हैं या फिर कभी कभी किससे दर्शाते थे? म्यू से। लेकिन अपन को तो किससे दर्शाना है बेटा? n से। किससे दर्शाना है? n से। अब अपवर्तनांक की परिभाषा लिखो, पहले लिखो, दो माध्यमों में प्रकाश की किरण की चाल का अनुपात, दो माध्यमों में प्रकाश की किरण की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है। लो बेटा, ये सबसे पहले एक चित्र और बनाओ। वही चित्र बनाना है अपने को सबसे पहले, कांच वाला। इधर देखो बेटा, जो प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो चाल है, अब इधर देखो, ये प्रकाश है, ये कांच की स्लेब है। एक तो बेटा क्या है? कांच की स्लेब। अब ये कांच की स्लेब और एक वायु में से प्रकाश आ रहा है अपने पास। ठीक है, कहां से आ रहा है? वायु में से प्रकाश। तो जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बेटा कि माध्यम पृष्ठ है, जो माध्यम पृष्ठ है वायु, यानी उसमें जो प्रकाश की जो चाल है बेटा, जो प्रकाश की चाल है, उसको दर्शा रहा हूं मैं बेटा किससे? प्रकाश की चाल को किससे दर्शा रहा हूं? v1 से। किससे दर्शा रहा हूं बेटा? v1 से। प्रकाश की चाल को तो अपन किससे दर्शाएंगे? चाल जहां पर आएगा उसको किससे दर्शाएंगे बेटा? v से।
और जहां पर वेग शब्द आएगा उसको किससे दर्शाएंगे, सी से। सी अपन ने पहले लिखा था ना, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, ओनली चाल। क्या आ रहा है, चाल। तो यहाँ पर V1 क्यों लगाया बेटा, क्योंकि माध्यम पृष्ठ में प्रकाश की चाल V का मतलब होता है चाल। क्या होता है, चाल। ठीक है, अब V लगा दिया मैंने, तो V1 क्यों लगाया, क्योंकि माध्यम पृष्ठ की जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की किरण की जो चाल है वो V1। ठीक है, यहाँ पे माध्यम 2 है ना बेटा अपने पास ये। अब ये माध्यम 2 क्या है बेटा अपने पास, कांच। कांच है बेटा, यहाँ पे क्या है, कांच। कोई भी ले सकते हैं, जल भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या लेना है, कांच। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल, अब क्या होगी बेटा यहाँ पर प्रकाश की चाल, V2। क्या होगी, V2। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, वहां पर साइन I लिखा था ना मैं, और नीचे साइन R लिखा था ना। अब इधर देखो बेटा, यहाँ पे ना तो साइन लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर देखो बेटा, यहाँ पर ये साइन R ये कोणों का मान था ना, साइन आए तो कोणों का मान ही था ना। लेकिन यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं बेटा, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे बेटा, जैसे मानो V1 में प्रकाश की चाल हो जाएगा ऊपर, और ये माध्यम 2 में क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल। ठीक है, तो माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल और माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक। उसको तो अपवर्तनांक बोल रहे हैं ना। ठीक है बेटा, अब इसको किससे दर्शाते हैं बेटा अपन, n से। किससे दर्शाते हैं, n से। ठीक है, तो ये n, अब ये n मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे बेटा 1 और 2। क्या लिख देता हूँ, 1 और 2। तो इसको तो रहने दो तुम, ये समझ में आ गया ना तुम्हारे को। तो ये लिख लो पहले, ये डायग्राम बनाने से पहले ये लिख लो, ये डायग्राम बना लिए, डायग्राम तब में बनाए होंगे ना। तो ये लिख लो बेटा, V अपवर्तनांक की जो परिभाषा लिखवाई ना उसके नीचे। ABCD कांच की स्लेब है ना बेटा। ये क्या है, अच्छा, ये D है और ये C है। अभी भी गलत बोल दिया क्या, ये C है और ये D है। लिख लिया बेटा, ये यहाँ पर V1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और V2 क्या है अपने पास यहाँ पर पानी को नहीं, अरे ढींबा आगे ढींबो मांगा वो मोटा मांगा बैठ बेटा बैठ, इधर देखो बेटा। अब मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, हाँ कुछ चीजें बता रहा हूँ, उनको तुम्हारे को क्या करना है, सीखना है। क्या करना है बेटा, सीखना है। ठीक है ना। तो अब पहले तो लाइन छोड़ के और एरो लगा के और नीले पेन से बेटा इनको मिटा दो ना। ये तो आ गया ना समझ में। कहीं पे बना लेना बेटा, वो सूत्र लिखने के बाद उसके नीचे बना लेना, कहीं पे बना लो, जगह छोड़ देना। ले बेटा, ये जो इसके नीचे एरो लगा के लिखो, लिखो इसमें माध्यम 2 का, माध्यम 2 का, माध्यम 1 के सापेक्ष
एक के सापेक्ष, हाँ बेटा ले ले पैसे, अपवर्तनांक। लिख लिया बेटा। अब कुछ चीजें सीखनी है जो इधर बहुत ध्यान लगा के सीखनी है। इधर देखो, ये तो उतार लिया बेटा। अब सीखो इधर देखो, अपवर्तनांक को किससे दर्शाते हैं बेटा अपन? एन से। किससे दर्शाते हैं? एन से। तो मैं यहाँ पर एन ले रहा हूं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा माध्यम 2 का, माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर माध्यम 2 है ना, तो 2 को तो लिख देंगे पहले। माध्यम 2 का किसके सापेक्ष अपवर्तनांक? माध्यम 1 के, तो 1 को लिख देंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। तो अगर उसको ऊपर मिटा दो, इधर देखो बेटा, ऊपर का अगर मैं मिटा दूं तो भी तुम यहां से बता देना कि माध्यम 2 का, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना। अब इधर देखो बेटा, जैसे मैं इसको यहां पर चेंज करके और लिखता हूं N12 लिख दूं, क्या लिख दो बेटा? 12। तुम क्या लिखोगे? माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। इधर देखो, अब क्या करना है बेटा? इधर देखो, सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करेंगे बेटा अपन। जैसे माध्यम 2 का अपन जो अपवर्तनांक निकालेंगे वो किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष निकालेंगे? माध्यम 1 के सापेक्ष, जो कि अब क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे माध्यम में। इधर देखो, अब ये माध्यम में सबसे पहले जो लिखा है ना पॉइंट, उसको तो लिख रहा है अपन को नीचे। कहां पे लिखना है? नीचे। और जो ये फर्स्ट वाला है ना बेटा, इसको लिखना है ऊपर। इधर देखो, माध्यमी है तो दोनों 2 और 1 माध्यमी तो है ना। अब यहां पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट वाला जो है उसको तो कहां पे लिखेंगे? नीचे। और सेकंड वाले को कहां पे लिखेंगे? ऊपर। तो ऊपर ऐसे लिखेंगे माध्यम कौन सा आएगा? 1 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। आया बेटा समझ में? ठीक है। अब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 दे रखा है ना यहाँ पे, तो माध्यम अगर अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है? तो माध्यम 1 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर ऊपर V1 भी लिख सकता हूँ, क्या कोई दिक्कत? इसके बाद में नीचे, अब नीचे कौन सा वाला इसको लेकर जाना है बेटा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इसको किससे दर्शाएंगे बेटा अपन? की चाल, ठीक है। इसको किससे दर्शा देंगे? V2 से। आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? इधर देखो बेटा, यहां पर ले रहे हैं अपन N12, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट को तो कहां पे लेके जाएंगे? नीचे। और सेकंड को कहां पर लेकर आएंगे? ऊपर, बराबर। हम ऊपर क्या लिखेंगे बेटा? माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? बराबर में V2 ही लिखेंगे ना इधर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? माध्यम में प्रकाश की चाल। सीख गए बेटा ये V1, ठीक है। अब ये जो पहले तो ये लिख लिया, डाल लिया था ना, तो ये डालने के बाद सबसे पहले तो बेटा ये वाला सूत्र लिखो, ऊपर वाला। ऐसे कैसे? हाँ, ऐसे कैसे ऊपर।
दूसरा पहले ही डालना है ना बेटा, एरो लगाना है, फिर लाइन छोड़ के फिर एरो लगा के लिखोगे यहाँ पर माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, फिर लिखना है। सर ये माइनस एक है या दो टेक है? हाँ बेटा एक ही है बेटा, वो माइनस नहीं है। हाँ माइनस माइनस कुछ नहीं है, माध्यम एक है। हेडिंग तो सही डाल लिए थे ना बेटा। दिखा तो सही, डाला नहीं, तुमने डाला माध्यम। अरे बेटा ये हेडिंग तो माध्यम टू थोड़ी डालनी है अभी, यहाँ पे माध्यम एक एक करना है, यहाँ पे दो कर, उधर पीछे तो दो कर, यहाँ पर एक। हाँ अरे उधर तो दो कर दे, अरे स्टार्टिंग में एक कर दे। लो इधर देखो बेटा, आ गया ना समझ में। अब मैं तुम्हारे को एक चीज और पूछूं, इधर देखो तो तुम में करके बताना मेरे को। n बराबर, एक मिनट, n यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मैं 4/4 5। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो क्या लिखूंगा मैं, पहले बताओ मेरे को। 4 5 है बेटा, आ गया समझ में। ठीक है, फिर ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, माध्यम 4 में प्रकाश की चाल। आ गया ना समझ में अच्छे से। अब इधर देखो बेटा, अब इसकी जगह मैं n, इधर देखो बेटा n और यहां पर लिख देता हूं 2, एक की संख्या। तो अब क्या लिखोगे, अब इधर देखो बेटा, अगर अपन को माध्यम एक ही दे रखा है तो वहां पर अपन लिखेंगे बेटा माध्यम, या क्या लिखेंगे सबसे पहले, दो दे रखा है, दो लिखेंगे ना। तो माध्यम दो का जब कुछ नहीं दे रखा हो तो उसको मान लेते हैं अपन वायु या फिर निर्वात। क्या बोल लेते हैं बेटा, वायु या फिर निर्वात। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माध्यम दो का, माध्यम लिखने की जरूरत नहीं है, माध्यम दो का क्या लिखेंगे, निर्वात के सापेक्ष या फिर वायु के सापेक्ष क्या लिख देंगे, अपवर्तनांक। आगे समझ में, जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर क्या लिख देंगे, निर्वात या फिर वायु। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, अब यहां पर मेरे को जैसे मानो, इधर देखो बेटा, जहां पर कुछ नहीं दे रखा हो, जहां पर कुछ भी नहीं दे रखा हो, एक ही माध्यम दे रखा हो, दूसरा माध्यम दे नहीं रखा हो, फिर अपन क्या करेंगे, उसका जो अपवर्तन जो निकालेंगे, अपवर्तनांक जो निकालेंगे बेटा, उसका किसके सापेक्ष निकालेंगे, निर्वात के सापेक्ष। किसके सापेक्ष निकालेंगे, निर्वात के। तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना बेटा, जैसे अपन ले रहे हैं माध्यम 2 यहाँ पे, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, निर्वात के सापेक्ष। तो इस प्रकार का जो अपवर्तन होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी किसी माध्यम का, माध्यम यानी 2 लिया है मैंने यहाँ पे तो, लेकिन कोई सा माध्यम हो सकता है। तो किसी माध्यम का अगर अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, निर्वात के सापेक्ष। किसके सापेक्ष है, निर्वात या फिर वायु, निर्वात या फिर वायु के सापेक्ष है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। यहां तक किसी को परेशानी। अब इधर देखो बेटा, जैसे मान रहा हूं मैं यहां पर माध्यम क्या है, एम का मतलब माध्यम क्या है, माध्यम। कोई सा माध्यम, जैसे अपन 2 माना था। ठीक है, अब ये किसका, वो तो बेटा वहां पर होता है, लेकिन जैसे अपन को टॉपिक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा।
किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे m लिख रहा हूँ बेटा, तो m का मतलब मान रहा हूँ यहाँ पर क्या, माध्यम। क्या मान रहा हूँ, माध्यम। अब मैं यहाँ पर बोलूंगा कि माध्यम m का, m ही तो है ना, माध्यम m का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, पीछे कोई राशि नहीं दे रखी ना, तो इधर देखो बेटा, तो अब माध्यम मेरे को दे रखा है, तो इसको तो मैं कहां पे लिखूंगा, पहले जो दे रखा है उसको कहां लिखता हूं, नीचे लिखता हूं ना, तो इसको क्या लिखूंगा, वीएम ही लिखूंगा ना, वीएम ही लिखूंगा ना, कोई दिक्कत। इधर देखो, जैसे मानो अगर यहाँ पर 2 दे रखा होता, क्या दे रखा होता, 2, तो यहाँ पर फिर क्या लिखते हैं बेटा, अपन फर्स्ट वाली राशि को तो नीचे लिखते हैं ना, और नीचे लिखते हैं तो अपन यहाँ पर m दे रखा है, तो इस प्रकार से नीचे लिख रहे हैं ना, तो m लिख दिए ना। अब ऊपर कुछ बचा क्या, ऊपर को अपन दे नहीं रखा, तो नहीं दे रखा तो अपन क्या करेंगे, ऊपर किसको मानते हैं बेटा, निर्वात को। किसको मानते हैं, निर्वात। तो अपन प्रकाश की चाल ही तो ज्ञात कर रहे हैं ना, तो निर्वात में प्रकाश की चाल मैंने लिखवा दी ना, वेग लिखवाया था। निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड। तो उसको वेग को किससे दर्शाते हैं बेटा अपन, वायु में c से। तो मैं यहाँ पे c लिख सकता हूँ क्या, तो ये सूत्र बनकर अपने पास तैयार हो गया, किसका, माध्यम के अपवर्तनांक का। ठीक है, अब इस प्रकार के जो अपवर्तनांक उसको क्या बोलेंगे अपन, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये लिख लिए दोनों है। अब एडिंग डालो बेटा, क्या करके डालोगे, 12वें नंबर की लाल पेन से ही लिखिए, तो ए पॉइंट डाल के डाल लो ग्रीन पेन से। निरपेक्ष, उसको निरपेक्ष और बेटा इसको परम अपवर्तनांक भी बोल देते हैं, निरपेक्ष ऑब्लिक परम अपवर्तनांक। डाल रहा हूं मैं, निरपेक्ष ऑब्लिक परम अपवर्तनांक। लिखो बेटा परिभाषा इसकी, बस एक पेज और, इस चीज को तो टॉपिक को समझा दो। मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुन लो एक बार पहले, इसका ओनली एक पेज और रहा है, फिर ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। तो ये टॉपिक खत्म करके कम से कम फिर चाहे से कल न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो ये टॉपिक खत्म ही कर देते हैं ना, तो कल वो जैसे आज क्वेश्चन करेंगे उसको कल कर लेंगे, ताकि अभी क्या है, अभी तो अपना कंटिन्यू चल रहा है और समझ में भी आ रहा है, फिर कल अपन भूल जाएंगे। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल सारे समझ में आ जाएंगे इससे रिलेटेड। लिखो बेटा निरपेक्ष अपवर्तनांक, लिखो निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा बेटा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। परिभाषा याद रखनी है बेटा इसकी, तो है ना। है ना बेटा। अब जैसे मानो, अब अगर अपन को माध्यम ही नहीं दे रखा, माध्यम ही नहीं दे रखा, तो अपन क्या मान रहे हैं बेटा, वायु। क्या मान रहे, वायु मान रहे ना, सी। ठीक है, अब जैसे मानो अपन को माध्यम दे रखा है, अब वो माध्यम को किससे दे रखा है, क्वेश्चन जैसे 2 दे दिया, 4 दे दिया, कुछ भी दे दे, तो उसको तो मैं डायरेक्ट ही 2 की जगह क्या लिख रहा हूं, एम, कि माध्यम जो भी दे अपन को, क्या दे, जो भी दे, ये लिख दिया बेटा। इस प्रकार से लिख के वो सूत्र जो तुम्हारे को अभी समझाया हूं, यहाँ की जगह 4 हो जाता तो 4 यहाँ आ जाता, सिंपल सी बात है ना। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक। क्या बोल देते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक। अब सेकंड हेडिंग डालो बेटा, बी पॉइंट। बी पॉइंट डालो बेटा, बी पॉइंट लिखो, माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक।
ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा, एन एम। माध्यम का अपवर्तनांक इसे दर्शाते ना। रो लिखोगे क्या आगे? हाँ अब बस नहीं लिखो, अब नीचे से लिखोगे। लिखो, वायु में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। नीचे लाइन छोड़ के एरो लगा के लिखो बेटा। यदि वायु में प्रकाश की चाल ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सी। हाँ बेटा, वायु में प्रकाश की चाल बोले या वेग बोले, क्या जैसे, हाँ वायु से संबंधित अगर उसकी चाल पूछ रहा है ना, वायु या निर्वात की, तो उसको किससे दर्शाना है, पर वो सी से। ठीक है ना। यदि वायु में प्रकाश की चाल, लिखो बेटा सी, ब्रैकेट में लिख लिया। और माध्यम में प्रकाश की चाल, अब माध्यम में प्रकाश की चाल को तो किससे दर्शा रहे थे, वी से दर्शा रहे थे ना, तो ब्रैकेट में लिख लो वी। प्रकाश की चाल ब्रैकेट में वी लिख लो। हो तो माध्यम का अपवर्तनांक वायु में क्या 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 लिखा, अपवर्तनांक एन एम ऐसे, एन एम निम्न होगा, एन एम निम्न होगा। इधर देखो बेटा, मारकर भी रुक गया अब तो बेचारा। एन एम, इधर देखो बेटा, एम को तो कहां पर लिखेंगे बेटा अपन, नीचे, तो माध्यम एम ही लिखेंगे ना। एम में प्रकाश की चाल, सही है बेटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, वायु में प्रकाश की चाल आ गया समझ में। अभी इधर नीचे एन एम बराबर वायु में प्रकाश की चाल को किससे दर्शाते हैं बेटा, सी से। माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे दर्शाएंगे, वी एम से। माध्यम कोई सा दे देगा, संख्या दे देगा तो संख्या लिख देंगे। ठीक है, तो ये सूत्र लिखो बेटा इसके लिए। लिख लिया बेटा। चार पांच लाइन का टॉपिक खत्म हो जाएगा, 4-5 लाइन में दी पूरा। अब उदाहरण नंबर 1, बस ये उदाहरण रह गए। उदाहरण नंबर 1,
उदाहरण नंबर फर्स्ट। डालो बेटा उदाहरण नंबर, ब्लैक पेन से डाल लेना, ये उदाहरण नंबर फर्स्ट है ना, ये ब्लैक पेन से डालना है बेटा। उदाहरण नंबर फर्स्ट, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक NW। अब इधर देखो बेटा, यहाँ पे W की लिखा है मैंने, क्योंकि जल को क्या बोलते हैं, वाटर, क्या बोलते हैं, वाटर। तो ये N लिखा है ना, N की जगह क्या ले रहे हैं अपन, माध्यम जल। क्या दे रखे हैं बेटा, जल का अपवर्तनांक। अब जो जल है ना बेटा, ये यहाँ पे W लिख रहा हूं। अब इसका जो अपवर्तनांक प्राप्त हो रहा है ना अपन को, वो प्राप्त हो रहा है कितना, 133। कितना प्राप्त हो रहा है बेटा, 133। तो इधर देखो बेटा, अब ये यहाँ पर कुछ मान रखा होगा मैंने जल का, है ना, और यहाँ पर फिर ये जो सी का मान है वो रखा होगा। ठीक है, सी का तो अपन को याद है ही से। ये दोनों रखने के बाद जो अपन को कैलकुलेशन करा, फिर कैलकुलेशन करने के बाद जो अपन को मान प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त होता बेटा, 1.33। तो मैं ये कह सकता हूं क्या क्या कि माध्यम यानी जल में प्रकाश की चाल, इधर देखो, जल में प्रकाश की चाल, है ना। तो इधर देखो, एक मिनट पहले सूत्र लिख दूं, क्या सूत्र लिख के बता देता हूं बेटा। यहां पर NW बराबर C बटा VW, है ना। अब मैं बोल सकता हूं कि जल के अंदर जो प्रकाश की चाल है उसका अनुपात, और ये क्या है अपने पास, निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात। बड़ा तारीख वो बढ़ गई ना, वो गए आगे जब, लेकिन गैप कम आ गए बस। आप लोग 30 मार संस्कृत को तो दो इधर को देख 30 मार दो, अरे ना 30 मार नहीं सर पहले 30 मार दो, चार संख्या कितने होते सर, 7 मार्क 7 1 मार्क बोलना नहीं तो 0 मंथ। इधर देखो बेटा, अब मैं जल का अपवर्तनांक क्या प्राप्त हो रहा है अपन को, 133। तो मैं ये जल का अपवर्तनांक कितना प्राप्त हो रहा है, 133 प्राप्त हो रहा है। ये तो प्राप्त हो रहा है ना अपन को, ये तो प्राप्त हुआ ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि जो जल है उस जल में प्रकाश की चाल, है ना, तथा निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात जो अपन को प्राप्त हुआ, वही क्या कहलाता है बेटा, ये सॉरी किसका, जल का अपवर्तनांक। इसका अर्थ यही है ना, इसका अर्थ यही है ना बेटा। ठीक है, तो ये ब्लैक पेन से डालेगी यहाँ तक, तो यहाँ तक ब्लैक पेन से डालो। उदाहरण नंबर 1, जल का अपवर्तनांक NW ऐसे बराबर कितना होता है, 133। अरे याद भी रखना है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि जल का अपवर्तनांक बताओ, तो कितना होता है, 133। 1.33 के सर, हाँ 1.33 बोलते हैं इसको, सही बात। सर कहाँ तक उतारना है, बस यहाँ ऊपर ऊपर ही उतारना है, एडिंग एडिंग। लिखो बेटा, अब नीचे से लिखो, मैं कुछ लिखवा रहा हूँ इसके बारे में ना। लिखो, इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ यह है कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल, और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 है। क्या लिखा, जल में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 है, 1.33 है। आगे ना समझ बेटा, तो इसका मतलब यही हुआ ना। अब जैसे मानो उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 लिखो फिर से ब्लैक पेन से। उदाहरण नंबर 2 लिखो बेटा, हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक
इधर देखो बेटा, अब यहाँ पर एन आएगा, पहले तो आएगा ना, एन तो आएगा ही आएगा ना। और हीरे को बोलते हैं इंग्लिश में डायमंड। क्या बोलते हैं बेटा? डायमंड। तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा? डी बराबर हीरे का जो अपूर्णांक होता है वो होता है बेटा 2.42। कितना होता है? 2.42, 2.42। ठीक है, लिखो। अब इधर देखो बेटा, अब इसका अर्थ भी वही होगा जो ऐसा अभी लिखा था अपन ने। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये है कि हीरे में प्रकाश की चाल तथा वायु या बोले तो निर्वात में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वो क्या है अपने पास बेटा? 2.42। आ गया ना समझ में? लिखो इस नीचे। इसका अर्थ यह है कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। 2.42 है। आगे समझ में बेटा? अब मैं उदाहरण नंबर अगर 3 लिखवाऊं तो उसका लिख लोगे ना तुम, है ना? तो मेरे को अभी यही लिख के बताओ बेटा। तो उदाहरण नंबर 3 लिखो। उदाहरण नंबर 3 लिखो बेटा। क्राउन कांच ये बेटा एक कांच का कोई प्रकार होता होगा, इसका नाम है क्राउन कांच। क्राउन कांच का अपवर्तनांक ब्रैकेट में लिख लो बेटा इसका Ng, जी मतलब ग्लास। ब्रैकेट में लिख लो Ng बराबर 1.52 1.52। अब नीचे लिख लोगे ना बेटा, इसका मतलब लिखो, देख क्या लिखो। लिख लिया बेटा? क्या लिखे? इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश की चाल और क्राउन कांच में प्रकाश की चाल 1.52 चाल का अनुपात 1.52 है। आगे ना समझ में? ये अपना टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके नीले जो वाले क्वेश्चन है ना बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आया ना टॉपिक अपवर्तनांक? तो उधर से बनता है ये प्रकाश का जो अपवर्तन है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। होने में तो छोटा ही टॉपिक है और अच्छे से समझ में भी आया है तुम्हारे को। अब इसके साथ के साथ नीले वाले जो क्वेश्चन दे रखे, 5 क्वेश्चन दे रखे, वो भी सोल्व कर लेता है ताकि टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब बेटा पेज नंबर बुक क्वेश्चन पेज नंबर 194। पेज नंबर 194। पेज नंबर 194। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है ना बेटा? वायु से जब जल में जाती है तो किस तिरछी प्रवेश करती है।
क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा दूर हटेगी? झुकेगी। तो उसका कारण बताना है। क्यों झुकेगी? क्योंकि जो जल है उसमें प्रकाश की चाल का जो वेग है वो क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। ठीक है, लिखो आंसर इसका फर्स्ट का। लिखो बेटा, अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि वेग में क्या हो जाता है बेटा? वेग में कमी आ जाती है। क्योंकि वेग में कमी आ जाती है। क्योंकि वेग में सर जी वेग हाँ ध्यान से वेग ही बताओ। वेग कमी आ जाती है। मैं तो बोल रहा हूँ वेग में कमी आ जाती है। वेग कमी आ जाती है। वेग ही तो है। सर के पढ़े पर पूरी लाइन वेग में कमी आ जाती है। क्लियर बेटा? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा है बेटा अपन को। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है बेटा अपन को। वह प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांकी कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। यानी बेटा कोई प्रकाश है उसका और कांच की प्लेट का अपन को क्या दे रखा है? अपवर्तनांक दे रखा है ना। 1.50 अपवर्तनांकी कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। ठीक है ना? तो दोनों का अपवर्तनांक देख रहा है तथा कांच में प्रकाश की चाल। अब क्या करना है अपन को? कांच में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल दिख रहा है। चाल कितनी है? हाँ, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? यानी कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। अभी क्या पूछ रहा है? कांच में प्रकाश की, दोनों का जो एक तरह से दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक तो दे दिया है प्रभु, वायु का और कांच का दे दिया। लेकिन अब पूछ किसका रहा है? कांच का, कि कांच में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है, ये पूछ रहा है बेटा। तो इधर देखो बेटा, सबसे पहले तो अपन को दे रखा है अपवर्तनांक, जो दे रखे हैं उनको लिखते हैं ना। तो अपवर्तनांक लिख लो बेटा, पहले साथ साथ लिखो अपवर्तनांक। तो इसको किससे दर्शाऊंगा बेटा? इस अपवर्तनांक को n क्या दे रखा है? कौन सा माध्यम है? कांच ही है ना। तो क्या लिखेंगे? G। कितना दे रखा है बेटा? 1.50। ठीक है, लिख दिया। देखो दूसरी चीज, प्रकाश का भी दे रखा है ना बेटा। प्रकाश की चाल दे रखी है। तो प्रकाश की चाल को किससे दर्शाते हैं अपन? C से नहीं दर्शाते कि बेटा प्रकाश है निर्वात। तो कितनी होती है बेटा? अपन को पता है प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा। तीसरी चीज अब ज्ञात करनी है अपन को, कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ये क्या करनी है बेटा? अपन को ज्ञात करनी है। अब इधर देखो, अब क्या लगाएंगे अपन? चूकी। जो जानते हैं उसके लिए चूकी लगाते हैं ना, चूकी। अब इधर देखो बेटा, Ng बराबर C/V/G, यही होगा ना सूत्र अपने पास। इधर देखो बेटा, इसलिए, अब इसलिए करके बेटा इधर देखो, इसलिए इस सूत्र को घुमाएंगे अपन। ये तो दे रखा है ना अपने पास, ये भी दे रखा है,
लेकिन निकालना ये है, ये निकालने के लिए इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, VG बराबर C/N/G। कोई दिक्कत? अब मान रखेंगे बेटा, हम क्या रखेंगे, मान। अब बताओ मेरे को मान, VG बराबर, बताओ C का मान कितना होता है, 3 × 10⁸। इसको तो रहने दो, बात रख दो, ठीक है। नीचे लिखा, नीचे 1.50, 1.5 पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को हटा दो ना, 10 टिका दो, तो पॉइंट को के ऊपर कितने लगा दूंगा बेटा, 100 लगाओ, बताओ 10 लगाओ, 100 लगेगा सर, वो कितने लगा दूं, कोई दिक्कत? तो 10 सर जी, हाँ हाँ समझ में आ गया मेरे। 2 0, इधर देखो 3, अब ये पॉइंट को हटा के 2 0 है ना बेटा, इधर 2 संख्या है तो कोई बात नहीं है, बंद कितने लगा देते हैं ऊपर 2 0, तो 2 0 मतलब डायरेक्ट 100 लिख दूं ना, तो 3 × 100 कर दूं ना, कर दूं, फिर ये इंटू 10 की बाद 8 तो आएगा ना बेटा, बेटा नीचे कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसको, यहाँ बढ़ा देता हूँ ऊपर है ना। अब इधर देखो, VG बराबर ये 100 को 3 से इंटू करा तो कितना हो गया, 300 इंटू 10 की बाद 8 बटा 150, काट दो, कितना है बेटा, नीचे तो कुछ नहीं बचा ना, 150 से काट दो, ऊपर कितने बचे 2, तो VG बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 10 की बाद 8। अब क्या लगा देंगे, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, आ गया ना बेटा समझ में। कि ये किस में, ये कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगी अपने पास, कितनी, 2 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। अब उतार लो बेटा, पहले तो इधर से तुम तो ऐसे सीधे के सीधे चल जाना तुम्हारे, हाँ अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है बेटा वो सारणी 10.3 से, सारणी 10.3 से, और इसके बाद नहीं है उसकी कितने दे रखा है, 9.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम से, घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। अधिकतम को ज्ञात करना है बेटा और न्यूनतम को देखना है उस सारणी के अंदर से, ठीक है। तो इस सारणी दे रखा है ना, तुम्हारी सारणी निकालो, निकाल लीजिए बेटा। अभी सारणी के अंदर देखो, इसमें सबसे जो अधिक घनत्व है वो दे रखा है वायु का, सारणी 9.3, 10.3 देख लो, 10.3 दे रखा है ना बेटा। इसमें सबसे अधिकतम जो घनत्व है यानी अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक की सारणी यानी है, अपवर्तनांक के जो मान दे रखा है ना बेटा, वो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक है वायु का, किसका है, वायु का, देखो ये तो वायु है, वायु 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 दिख गया क्या तुम्हारी, वायु का है, वायु का अपवर्तनांक कितना है, 0.0003, ठीक है। तो जिसका अपवर्तनांक बेटा सबसे ज्यादा होता है उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे अधिकतम प्रकाशिक घनत्व किसका होगा, वायु का, किसका होगा, वायु का, और सबसे कम किसका होगा, बताओ किसका, हीरे का, 2 है ना, हीरे का बेटा, सब गैप का है, तो बचा है सबसे कम तो 1.30 शुद्ध बेटा मेरे को देखने दो। पर सबसे ज्यादा भी बर्फ कौन सा इसमें, हीरा सबसे ज्यादा, सबसे कम तो बर्फ। सर एक फटी बता रहे थे, सर एक फटी का किसे बर्फ का मेरे सर हीरे का तो 2 फटी है, आड़ा तो ये डी है ना, आड़ा तो बर्फ को सर डिवाइड नहीं कर दिल जा को सर थोड़ा अपवर्तनांक, ये मेरे को एक चीज बताओ तुम, ये 1.033 3 बार 0 है फिर 3 है ना, तो ये संख्या बड़ी है या फिर 1.31 बड़े है,
हाँ 31 बढ़ेगा क्या? हाँ आई डोंट थिंक तो तुम जानते हो अगर मैं तो वाले हूँ। 31 बड़े तो सर बड़ी है क्या? सर एक बड़ी का तीसरी बड़ी बड़ी अच्छा फिर 1.33 थोड़ी पॉसिबल 1.33 अरे यार कौन बता रहा इधर देखो बेटा, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, क्या होता है? अपवर्तनांक सबसे कम होता है, उसको तो अपन क्या बोलेंगे? जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसका प्रकाशिक घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा? सबसे ज्यादा। तो सबसे जो अपवर्तनांक है सबसे कम किसका है? वायु का ही है। किसका है? वायु का। ठीक है ना? तो इसका जो प्रकाशिक वो घनत्व है वो सबसे क्या होगा? ज्यादा। क्या होगा? ज्यादा। तो आंसर करके लिखो इसमें। तीसरे का लिखो बेटा आंसर। आंसर लिखो, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व माध्यम वायु, माध्यम वायु। अभी ये जो दे रखा है ना बेटा, वैल्यू दे रखी है ना 1. इसके आगे लिख रहा है ना? हाँ बेटा ब्रैकेट में लिख लेना वायु का। और इसमें न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व माध्यम किसका होगा बेटा? सबसे कम हीरे का। किसका होगा? हीरा। कितना होता है? 1.31 हीरे का 2.42 मेरा मतलब वो ये तो अभी करा भी तो तारा बेटा बने। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये पूरी सारणी में से और किसी के अपवर्तनांक तो पूछेगा नहीं। क्या? और किसी के अपवर्तनांक तो पूछेगा नहीं, लेकिन जो जो उदाहरण में करवा दिया ना तीनों, वो तीनों तो रटी लेना। ठीक है ना बेटा? किस किस के करवाए? हीरे का, जल का और कांच का, तीनों याद करना है बेटा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दे रखा है बेटा, आपको केरोसिन तारपीन का तेल अथवा जल दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए बेटा? केरोसिन, तारपीन और तेल। तारपीन का तेल और जल दिए गए। ठीक है बेटा? इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? ठीक है, सारणी 10.3 में दी गए आंकड़ों का उपयोग करके बताइए। ठीक है, इधर देखो बेटा, तो जल में है ना, जो प्रकाश की जो चाल होगी, प्रकाश की जो चाल होगी वो अधिक तीव्र होगी उनकी गति। क्यों होगी बेटा? क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या है? सबसे कम है। क्या है? सबसे कम। और जिसका सब अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसका घनत्व, प्रकाशिक घनत्व होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा। ठीक है ना? तो इसमें लिखो आंसर, जल में क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे कम है। सबसे कम है, लिख लिया बेटा? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता दो कि तुम पढ़ो।
इस कथन का क्या अभिप्राय है? हीरे का इसका अर्थ ये है कि वायु में प्रकाश इसका इस हीरे में पूछ रहे हैं बेटा, तो इसका अर्थ यह है कि हीरे में प्रकाश की चाल तथा वायु में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना है? 2.42 है। देखो आंसर, इसका अर्थ यह है कि हीरे में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल का अनुपात, वायु में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब बेटा अब आगे पढ़ेंगे क्या, कल जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे अपन लेंस। क्या पढ़ेंगे? लेंस। ठीक है, आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया ना? ठीक है।